नमस्कार। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है या फिर कोई एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखा है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम टाइम हम मानते हैं कि चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। तो उसकी जो एनर्जी है वो उस लेवल पे सबसे कम होगी और जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन मान लीजिए अगर हमें चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को उस पर्टिकुलर या फिर ग्राउंड स्टेट से हम एक इनफाइनाइट लेवल पे लेके जाएं, तो हमें उसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ अ फोटोन। जब एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर जब वो निकलेगा तो वो इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचेगा जहाँ पे एक न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो नेक्स्ट मतलब टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। तो उस जगह पे जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। मतलब अगर हमारे पास एक फोटोन है जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोसेस करता है और अगर वो स्ट्राइक करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा। और अगर मान लीजिए और जो ये एनर्जी होती है जो हम देते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड टू इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचाने के लिए, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरी एनर्जी आती है जिसे कहते हैं सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी का बेसिक मतलब ये है कि पहले आयनाइजेशन एनर्जी में हमने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को भेजा इनफाइनाइट लेवल पे। अब सेपरेशन एनर्जी में हम जो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे वो एक्साइटेड स्टेट से हम भेज रहे होंगे इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड या स्टेट या फिर n इक्वल टू 2 शेल है या शेल ऑर्बिट है, तो उस केस में जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से जाएगा। तो इनफाइनाइट लेवल पे जो एनर्जी होगी वो तो ज़ीरो हो जाएगी और जो इस जगह पे एनर्जी लेवल चाहिए होगा वो E n+1 एनर्जी लेवल के इक्वल होगा, एनर्जी की वैल्यू के इक्वल होगा। तो जो इतनी एनर्जी होगी तो -E n+1 जो एनर्जी लेवल होगा उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेकेंड शेल में या फिर सेकेंड ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है और उसे अगर हम भेज रहे हैं इनफाइनाइट लेवल पे, तो उस केस में E2 की एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो उस स्टेट को छोड़ के इनफाइनाइट लेवल पे जा सके। और यही वो एनर्जी चीज होगा जो हमें इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक और चीज़ आती है एक्साइटेशन एनर्जी, जिसका मतलब होता है कि हम ग्राउंड स्टेट से इक्वल टू 1 से हम एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। इसी को हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं, जिसका बेसिक मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी अमाउंट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो फोटोन है, जो हम बार बार इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं उसकी उसका ट्रांजिशन कराने के लिए उसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है और उसकी अलग अलग एनर्जी होगी जो कि डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक फोटोन की अलग अलग होगी जो कि इफेक्ट करेगी कि हमारे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट तक जा सकता है, कौन कौन से पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे रीडबर्ग, जिन्होंने अपना इक्वेशन दिया था रीडबर्ग इक्वेशन। जिससे पहले एक और इक्वेशन आया था बाल्मर सीरीज का एक इक्वेशन आया था जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर था रीडबर्ग के इक्वेशन के ही। बट रीडबर्ग में थोड़ा सा चेंज उन्होंने कर दिया था जो कि हम आगे बात करेंगे। तो रीडबर्ग इक्वेशन में जब वो बताते हैं, उनका बेसिक जो इक्वेशन है वो बताता है कि अगर कोई फोटोन है जो अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी किसी भी हायर स्टेट में जा रहा है तो उसमें वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एक फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसमें उसकी कुछ वेवलेंथ या फिर कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जो हम रीडबर्ग इक्वेशन के थ्रू पा सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। तो जो रीडबर्ग इक्वेशन है वो हमें बताता है कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब हो रहा है तो उसमें फोटोन जो एब्जॉर्ब होगा या फिर जो एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो रीडबर्ग इक्वेशन के थ्रू हम डराइव कर सकते हैं। तो रीडबर्ग इक्वेशन जो है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए हेल्पफुल होता है एनर्जी ट्रांजिशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्चुअल में रीडबर्ग इक्वेशन है क्या? तो जो वेव नंबर है या फिर 1/λ या फिर वेव नंबर ऑफ द फोटोन विच इज आइदर एमिटेड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल बी इक्वल टू R0
या फिर R इंटू जेड इंटू 1/n1 होल स्क्वायर माइनस 1/n2 होल स्क्वायर। सो जो ये फॉर्मूला है उसमें n1 है जो स्मॉलर ऑर्बिट और n2 है लार्जर ऑर्बिट, वाइल जो z है वो डिनोट करता है उस पर्टिकुलर एटम का न्यूक्लियर चार्ज या फिर उसका एटम एटॉमिक नंबर, और जो RH है या फिर जो रीडबर्ग्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है, जो कि हम लोग मोस्टली कैलकुलेशंस में अगर 1/r दे रखा हो तो 912 एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं, और इसकी कुछ एक वैल्यू भी होती है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, और वो एक्चुअली आती कहाँ से उसके बारे में बात करेंगे। जो रीडबर्ग इक्वेशन की वैल्यू है वो जो इक्वल होती है 109,677 एंगस्ट्रॉम 677 सेंटीमीटर इनवर्स की इक्वल होती है, जो कि हम रीडबर्ग इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाइड्रोजन का सीरीज का स्पेक्ट्रम और उसका अलग अलग वेरियस ट्रांजिशंस के बारे में बात करेंगे।